चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में मैं निशा श्री आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज हमारी चर्चा का विषय है युवाओं में बढ़ते मानसिक रोगों के कारण एवं निदान। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गौरव कुमार, जो कि मनोचिकित्सक हैं सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में। दर्शकों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है, लेकिन अगर आप किसी मनोचिकित्सक से पूछें तो वो इस सवाल के जवाब को इस तरह से देंगे कि ये बिल्कुल उसी तरह से है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। यानी कि स्वस्थ तन में हमारे स्वस्थ मन का वास होता है या हमारे मन को स्वस्थ रहना चाहिए ताकि हमारा तन भी स्वस्थ रहे। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देंगे डॉक्टर गौरव। डॉक्टर गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि क्या है ये मनोरोग, क्या होता है मानसिक रोग में। स्वास्थ्य के दो आयाम होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक रोग के बारे में हम लोग को बहुत जानकारी है, काफ़ी जागरूकता है, लिवर का प्रॉब्लम है, बुखार है, खांसी है, लेकिन मानसिक रोगों के बारे में लोगों में जागरूकता की कमी है। अगर किसी को मानसिक समस्या है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। कई बार लोग इसको बदमाशी समझ लेते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर इसको अच्छे से देखा जाए तो हम लोग थोड़ा बहुत अगर जानकारी अगर हमारे पास है तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि कोई आदमी फलाना आदमी को मानसिक रोग है एग्जैक्टली या नहीं। कारण क्या होता है मानसिक रोग का? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार अनुवांशिक कारण भी होते हैं, तो कई बार बहुत सारे जो परिस्थिति जन्य कारण होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे युवाओं की हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम उनको होता है, कई बार पढ़ाई में प्रॉब्लम होना, परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम होना, माता पिता का दबाव रहता है तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IIT करना है, एम्स में जाना है। तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर पहले से प्रेशर आता है और तुम नहीं लाओगे नंबर तो कैसे काम चलेगा। बताओ, फलाना को इतना नंबर आ गया, उनके शर्मा जी के को इतना नंबर आ गया, आपको नंबर नहीं आ रहा है, तो बच्चा के ऊपर दबाव पड़ जाता है। कहीं ना कहीं वहीं से बीजारोपण हो जाता है और ये आगे चल के भविष्य में किसी गंभीर मानसिक रोग का लक्षण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये युवाओं में जो बात है, ये तो पढ़ाई की प्रेशर की बात हो गई, लेकिन जो आजकल सबसे अगर आप अभिभावक से पूछें तो अभिभावक कहेंगे कि सोशल मीडिया। तो क्या आप सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं? कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा बहुत जिम्मेदार मान सकते हैं जी। क्योंकि आजकल एक नया प्रॉब्लम लोगों में देखा गया है, अब चेक करना। अब कुछ हुआ, कोई दवा डॉक्टर ने लिखा, उसको फटाक से चेक करना सिम्टम्स। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप गूगल में डालें कि गूगल मुझे हेडेक हो रहा है, क्या कारण हो सकता है, तो गूगल इज अ मशीन, वो मशीन से ऑपरेट होता है, तब AI सिस्टम पे ऑपरेट होता है। वो बताएगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है। तो अरे तो इम्पोर्टेंट जो कॉमन कॉज है उस पर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जो ट्यूमर है उस पर लोगों का ध्यान जल्दी चला जाता है। तो हेडेक हो रहा है, कहीं ट्यूमर तो नहीं हो गया, अब क्या करें, कहाँ जाएं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी इसमें रोल है। और कई बार जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे हम कुछ पोस्ट करते हैं तो हमको लाइक नहीं आया, मेरा दोस्त को इतना लाइक करता है, इतना फॉलोअर है, उसका इतना सब्सक्राइबर है, मेरा नहीं है, मैं खराब हूँ, मैं बेकार हूँ। इस तरह की भावना, मतलब हीन भावना से लोग ग्रस्त हो जाते हैं बच्चे। तो ये बात हो गई कि सोशल मीडिया इम्पैक्ट है, जो पढ़ाई और परफॉर्मेंस का एक प्रेशर है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और शिकायत, अगर एक जो सामान्य चर्चा हम सुनते हैं वो ये देखते हैं कि सोशल मीडिया और ये जो जानकारी है इसमें हम डिप्रेशन और एंजाइटी ये सब वर्ड सुनते हैं, इस वजह से हमें ये समस्या हो रही है। तो क्या है ये समस्या नई नहीं आ रही है या पहले हमें इसके बारे में पता ही नहीं था? समस्या तो नई नहीं है, समस्या तब से है जब से इंसान है। और हो सकता है पहले जानकारी का अभाव था, अब काफी जागरूकता बढ़ी है लोगों में। और बहुत पहले तो लोगों को लगता था कि ये भूत प्रेत का लक्षण है या देवी देवता का प्रकोप है, तो इसलिए लोग, और हमारे जैसे भारतवर्ष में स्पिरिचुअल हीलर्स बोलते हैं इनको, तो झाड़ फूक करना और ये काफी कॉमन प्रैक्टिस था। लेकिन अब जानकारी लोगों में आ रही है, गांव देहात में भी लोग समझ रहे हैं कि नहीं, इसको अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो इसको मानसिक रोग हो सकता है, इसको कहीं दिखाना चाहिए। हालांकि झाड़ फूक कभी भी पूरा ये खत्म नहीं हुआ है, लोगों में जागरूकता की कमी है। जी, तो ये तो बात हो गई कि पहले भी इस तरह का था, बस अवेयरनेस नहीं था और इसका नाम अलग था पहले अगर देखा जाए तो
एक होता है ना, जैसे आपने कहा कि झाड़ फूक वाली बात, जो कि एक विभत्स स्थिति है, जो पागलपन वाली स्थिति है, लेकिन अक्सर लोग मानसिक रोग और पागलपन को इक्विवेलेंट समझ लेते हैं। कई बार साइकियाट्रिस्ट के पास लोग इसलिए नहीं जाना चाहते कि लोग मुझे पागल समझेंगे, एक सोशल स्टिग्मा बन जाएगा। इसके बारे में इसको भी स्पष्ट कर दे हमारे दर्शकों। बिल्कुल, पागलपन बोल करके कोई ऐसा संवैधानिक शब्द नहीं है जी। ये हमारा कॉमन बातचीत में भाषा का एक हो सकता है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है जी। और जरूरी नहीं कि मानसिक रोग किसी को है तो पागल ही है जी। अब बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी, उसमें पेशेंट समझता है इस बात को कि मुझे समस्या है, मुझे इलाज करवाना चाहिए। तो इसको मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं साइकोसिस और न्यूरोसिस। न्यूरोसिस का मतलब हुआ कि पेशेंट में अवेयरनेस है कि मुझे ये सब प्रॉब्लम है, जैसे ओसीडी हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें कोई पेशेंट अगर है तो बार बार एक ही काम को कर रहा है। अब जैसे कहीं गए तो बार बार चाबी को चेक करना, बार बार हाथ धोना, एक धो के आ गया, आपके साथ बैठे खाना खाने के लिए, एक बार धो के आ गए और फिर नजर छुपा के फिर से जा रहे हैं, अरे कहाँ जा रहे हैं, तो आ रहे 2 मिनट, फिर से गंदा हो गया, फिर आएंगे, फिर उनको लगेगा फिर धोना है, फिर वापस। या मन में काउंटिंग करना, मन में कभी गाली देना नहीं चाहते हुए भी। अब जैसे कल एक पेशेंट आए तो बोले कि मैं जब टेबल को गाली देता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपनी माँ बहन को गाली दे रहा हूँ, नहीं चाहते हुए भी कि उनको ये, और काफी दिनों से उनको प्रॉब्लम थी, अराउंड 20 ईयर्स से। तो ये सब काफी कॉमन कंडीशंस है। वो जानता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे मन में गलत चल रहा है, बट उसको पता नहीं चलता है क्यों आ रहा है, कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। तो जरूरी नहीं कि हर मानसिक रोगी जो है वो पागल ही है। पागल जो बहुत ज्यादा सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें लोगों में इंसाइट की कमी हो जाती है। उनको लगता है नहीं हम बिल्कुल ठीक है, हमको तो अब ये करना है, हम सिनेमा हॉल में जाएंगे, मेरा एक्टर में मूवी आना चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं शोरूम खोलूंगा, दिस दैट। भ्रम की स्थिति में, भ्रम की स्थिति। मान लीजिए हम मैट्रिक फेल है, हम कहेंगे हमको तो कलेक्टर बनना है मुजफ्फरपुर का, आप कहेगा अरे आप कलेक्टर कैसे बन सकते हैं, आप तो मैट्रिक नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको बनना है, मेरे अंदर पूरी योग्यता है, हम संभाल सकते हैं पूरे जिला को। तो भ्रम जब उसको होता है तो वो साइकोसिस में आप चला जाता है, वो न्यूरोसिस नहीं, वो इलाज नहीं करवाना चाहते हैं। तो ऐसे में उनके जो परिजन होते हैं उनका रोल काफी ज्यादा हो जाता है। जी, तो ये आपने एक बहुत अच्छे तरह से इस चीज को समझाया कि कब वो स्थिति है जब एक सामान्य समाज के अंदर कोई किसी का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाए, तब की क्या स्थिति है, और जब एक पेशेंट को खुद पता है कि उसके अंदर कोई कमी है, तब वो कैसे जाए अपने आप को ठीक करने के लिए। जब युवाओं की बात आती है इसमें, तो युवाओं में भी हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियां आ जाती हैं। तो क्या ऐसा कुछ आपने देखा है एक मनोचिकित्सक के हिसाब से कि कुछ समस्याएं लड़कियों के अंदर ज्यादा है या कुछ समस्याएं लड़कों के अंदर ज्यादा है ऐसे? जी बिल्कुल। युवाओं में जब हम देखते हैं जैसे लड़कियां हो गई, उनमें कुछ हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनके लेवल्स में फ्लक्चुएशन के कारण लड़कियों में मासिक स्राव होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं। तो कई लड़कियों में साइकिल से पहले और साइकिल के कुछ दिनों के बाद तक चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा रहता है, इसको बोलते हैं मूड स्विंग्स। और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होता है, जिसके कारण उनमें आक्रामकता बहुत ज्यादा होती है। और महिला जब लड़कियों की शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो वैसी स्थिति में भी उनके मानसिक स्थिति पे दबाव पड़ता है, खास करके उसके हस्बैंड उससे दूर रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि उसमें बच्चा होने से पहले भी दिक्कत हो सकती है, बच्चा होने के बाद भी दिक्कत हो सकती है। इसको हम लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, और अगर साइकोसिस है तो पोस्टपार्टम साइकोसिस भी बोल सकते हैं जी। तो देखा गया है दोनों में थोड़ा अंतर होता है जी। तो ये जो आपने जो समस्याएं बताई, चाहे वो युवा टीनेज हो या फिर जो महिलाएं जिनकी शादी हो गई है, तो क्या करना चाहिए घर के लोगों को? क्योंकि कई बार क्या होता है कि पता ही नहीं, अननोटिस चला जाता है। महिलाओं में एक और समस्या होती है, उनको शादी के बाद हमारे समाज में दूसरे घर जाना होता है जी। तो उसका खाने पीने का तौर तरीका अलग है, उसके रहने का तौर तरीका अलग है। अब वहाँ गई तो सास बोल रहे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, माँ ने इसको कुछ सिखाया नहीं है बनाने, काम ही नहीं करना चाहती, तो दिन भर सोना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में जो समस्या होती है और गंभीर हो जाती है जी। एक तो उसको एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही है, ऊपर से घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में समस्या थोड़ा सा घटनाओं के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक सोशियोलॉजिकल कंडीशन, ये सोशियोलॉजिकल कंडीशन के कारण बिल्कुल ये है, ये सोशियोलॉजिकल कंडीशनिंग की वजह से होती है। लेकिन
कई बार फिर हम ये भी देखते हैं हमारे युवाओं में आजकल कि ये तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको कि वक्त के साथ हम भर सकते हैं इनको, जो महिलाओं की समस्या आपने कहा कि शादी के बाद वाली, लेकिन जो युवाओं में है, खास करके जो विद्यार्थी युवा हैं, उनमें देखा गया है कि वो आजकल पढ़ाई के प्रेशर में इतना ज़्यादा है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या कोई नशे की लत में लग जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा कहना है कि युवाओं में जब ज़्यादा प्रेशर होता है तो इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। एक तो आपके ऐसा दिखने का दबाव, हम आप मैच्योर हैं, उनमें मैच्योरिटी नहीं होती है। अब इसके पास वो बाइक है पल्सर ये वाला, तो मुझे भी वैसा ही चाहिए। तो इनके पास आईफोन है, मुझे भी आईफोन ही। फलना का बेटा ऐसा करता है, मेरे पास कुछ नहीं। तो ये पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इसमें संगत अच्छा न होकर खराब होने का चांसेस रहता है। बिकॉज जो गलत रास्ता होता है उसमें बहुत आसान होता है और बहुत उसमें सुनहरा दिखता है, उसका रिजल्ट बच्चे नहीं सोच पाते हैं कि इसका रिजल्ट कहाँ पे जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब वो गलत रास्ते पे चला जाता है तो परिवार से धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है। माँ पूछेगी बेटा कहाँ जा रहे हो, अरे रहने दो, बहुत रोक टोक करती हूँ, उनको जाने दो, डिस्टर्ब मत, निकल दो, टोका मत करो। पिताजी घर पे रहते नहीं है कॉमनली, तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है इसके कारण बच्चा और धीरे धीरे दलदल में फंसता चला जाता है। और कई बार तो माता पिता को तब पता चलता है जब बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल, कोई चाहता नहीं है कि मेरा बच्चा सुसाइड करे, उनको तो लगता है कि हम अपने बच्चे के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा बने, बड़ा आदमी बने। हम तो कभी ऐसा सोचे भी नहीं थे। तो कई बार जब अटेम्प्ट कर लेता है बच्चा सुसाइड का, हाथ काटता है या कुछ खा लेता है, जब तक उनका दिमाग में ऐसा आता है कि यार हम समझ नहीं पाए कि इसको ऐसा प्रॉब्लम था, डिप्रेशन था या जो भी था, उनको तब पता चलता है। जी, तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि एक तरह की फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग है, तो इसको आप हमारे दर्शकों को एक बार स्पष्ट करें कि क्या है जो टीनेजर हैं और वो युवा अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, जो उनको नौकरी करना है, उनको कोई टेक्निकल एजुकेशन लेना है, तो उनके शरीर में और उनके दिमाग में ऐसे क्या बदलाव हो रहे होते हैं कि वो ये सब ट्रिगर, क्या ये हार्मोनल शूट की वजह से होता है? हार्मोनल शूट भी उसके लिए थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल है और थोड़ा बहुत उसकी जो परवरिश है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम अपने बच्चों में शुरू से अच्छे वैल्यूज डालते हैं, अच्छे संस्कार डालते हैं, उनको मुश्किलों का सामना करना सिखाते हैं, तो हम इसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। दो तरह के पेरेंट्स हैं, एक बोलता है कोई नहीं बेटा, फेल भी हो गए तो हम आपके साथ हैं जी। तो बच्चा कंफर्टेबल फील करता है अपने पेरेंट्स से बात करने में। शुरू से आपका कम्युनिकेशन बच्चों के साथ अगर अच्छा होगा तो बच्चे आपसे खुलेंगे। जब आपको टाइम नहीं है बच्चों के लिए, बच्चे आपसे खुलेंगे ही नहीं, तो वो आपको बातें बताएंगे नहीं जी। और जब आपको बातें पता नहीं चलेंगी तो आप इसमें आप कर ही नहीं पाएंगे जी। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर परवरिश पे ध्यान दें शुरू में तो काफी हद तक इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन परवरिश को हम लोग अच्छा अगर रखें तो हार्मोन्स का जो शूट होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जो भी किशोरावस्था से युवावस्था की तरफ बढ़ते हुए जो युवा हैं, उनके अभिभावक अगर उनके अभिभावक से ज्यादा उनके दोस्त बनने की कोशिश करें तो हम इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब युवावस्था से जुड़ी ही एक और बात आती है कि युवावस्था में देखा जाता है कि हार्मोनल शूट्स जब होता है तो उनके अंदर एक सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेकर एक एसेस उनके दिमाग में उपजती है और इससे जुड़ी जो बातें हैं वो हम सोशल मीडिया पे आज देख रहे हैं और इससे जुड़ी बहुत तरह की जो सोशियोलॉजिकल समस्याएं हैं वो भी फिर आगे मतलब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक होते हैं। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को इसमें भी कहीं ना कहीं गार्जियंस अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं जी। गार्जियंस दो तरह के होते हैं, एक जो एजुकेटेड होते हैं, अवेयर होते हैं, एक जिनको पता नहीं है चीजें। तो जिनको चीजें पता नहीं है उनकी हम लोग गलती ठहरा नहीं सकते, लेकिन कई बार क्या होता है गार्जियंस इस चीज को जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। अगर इसको सही समय पर हैंडल किया जाए तो काफी हद तक हम इसके कारण होने वाले मानसिक समस्याओं को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा या आपकी बच्ची कुछ ऐसी बातें करता है जिससे आपको लगता है कि इसका कुछ सेक्सुअल आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो सकता है, अगर लड़का है उसको मेकअप ज़्यादा अच्छा करना या करवाना अच्छा लगता है या उसके बाद से आपको लगता है कि थोड़ा सा, तो आप उसको सही आप उससे बात करके उसको काउंसलिंग करके हम लोग देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है। कई बार थोड़ा होता है, कई बार हो सकता है कि वो सिर्फ क्यूरियोसिटी लेवल, कई बार हो सकता है कि सिर्फ क्यूरियोसिटी लेवल पे हो एग्जैक्टली, और कई बार हो सकता है कि समस्या ज्यादा हो, तो ये बातें काउंसलिंग में सामने आ जाती है। क्योंकि अगर हम देखें तो लड़कियों का लड़कों की तरह तैयार होना यानी कि वो जीन्स पैंट पहनना ये तो हमारे लिए सामान्य है, लेकिन अगर किसी लड़के को हम स्कर्ट में देख लें तो शायद हम उसको डिसऑर्डर समझ लेंगे। तो ये एक तरह से हमारी सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की भी बात हो जाती है जी।
एक और बात आती है कि जैसे आपने कहा कि खान पान वाली बात जो आपने कही कि एक जो लड़की जिसकी शादी हुई नए परिवेश में आई, लेकिन आजकल ये युवा जब किशोर जो बच्चे हैं जो बाहर हॉस्टल में जाते हैं उनके साथ भी ये समस्या आती है, तो खान पान कितना ज़्यादा असर करता है हमारे दिमाग पर? संतुलित आहार हमारे स्वस्थ मन को स्वस्थ रखने में काफ़ी हद तक मदद करता है, जिसमें अच्छा सही मात्रा में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, वसा हो और फाइबर भी काफ़ी ज़रूरी है जी। तो अगर कोई संतुलित आहार ले रहा है, ताज़े फल ले रहा है, प्रोटीन ले रहा है और साथ में कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, जैसे योग हो गया, ध्यान हो गया, प्राणायाम हो गया, दौड़ना, जॉगिंग करना, टहलना, तो ये आपके मन को स्वस्थ रखने में एक होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन, तो मानसिक रोगों को रोकने में काफ़ी हद तक भूमिका निभा सकते हैं। देखा गया है कि जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं या योग करते हैं उनमें मानसिक रोग होने के बहुत चांसेस कम होते हैं जी। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा जुड़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा जुड़ना चाहिए। स्पोर्ट्स अच्छा होता है? स्पोर्ट्स आप में लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करता है, आपको जीतना और हारना सिखाता है। जैसे टीम, आप दो टीम है तो एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी जी। तो आप हार को नेचुरल लेने लगते हैं, और जब आप स्पोर्ट्स से जुड़े नहीं होते हैं, आप फेल हो जाते हैं एक सब्जेक्ट में, अरे यार कैसे फेल हो गए, कितना अच्छा से पढ़े थे, या तो जिंदगी बेकार हो गया, अब जीके क्या फलाना तो क्या बोलेंगे फलाना, और कॉल भी आने लगता है, हाँ बउआ मैट्रिक का परीक्षा दिया था, अच्छा नंबर आया, तो अब माता पिता भी शर्मिंदा है कि क्या बताएं, तुम्हारे चलते मैं नाक कटा है, कई बार बच्चा बहुत प्रेशर में आ जाता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि फेलियर्स आर एज नेचुरल एज दे आर। अगर कोई घोड़ा पर चढ़ेगा तो गिरेगा भी और सीखेगा भी, कोई एक बार में गाड़ी चलाना नहीं सीखता है। तो अगर बच्चा फेल भी हो रहा है तो उसका आप प्रोत्साहन कीजिए, उसको ढांढस बधाइए, उसको समझाइए कि अरे होता रहता है यार, अगले साल फिर दे देना, कोई बात नहीं है जी। आप शायद आप ये भी बताना चाहेंगे कि क्या उनको महापुरुषों की कहानी भी पढ़नी चाहिए? बिल्कुल उनको पढ़नी चाहिए। हम देखेंगे जो भी हमारे आदर्श पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां आई हैं जी, और उन्होंने बहुत आसानी से उनका सामना किया है जी। आप कठिनाइयों, ये मत सोचे कि कठिनाइयां हमारे जीवन में नहीं आए, आप सोचे कठिनाइयां आए पर हम उनका सामना कर पाए और उनको हरा के हम आगे बढ़ पाए। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे हमेशा, और अगर आप ऐसे सोचेंगे यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, फिर आपको हर बार जब भी कुछ होगा लाइफ में, आपका चांसेस होगा कि आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकता है। स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा जी, स्ट्रेस नहीं लेना है। जब आपने कहा स्ट्रेस नहीं लेना है तो एक बात आई जो बातचीत में ही देखते हैं, क्योंकि जो तथ्यात्मक बात है वो तो आप बताएंगे कि डिप्रेशन के शिकार जो लोग हैं उनमें वजन बढ़ने की समस्या हो जाती है। कई बार देखा गया है कि जो लोगों के अंदर डिप्रेशन है वो मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। क्या संबंध है? इस वजह से भी मैंने खाने और मानसिक रोग के बारे में आपसे पूछा कि क्या ऐसा कुछ है जो डिप्रेशन हो गए मीठा बहुत खाने लगते हैं? आप देखिएगा कि जो लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं उनको पब्लिक में मिलना जुलना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो अकेला रहना चाहते हैं। और जब अकेले रहते हैं, टीवी देख रहे हैं दिन भर बैठ के, क्या करेंगे तो बिंज ईटिंग कर रहे हैं, कुछ भी मिला उसको खाते गए, तो इसमें देख नहीं पाते हैं कितना पोर्शन खाए कितना नहीं खाए जी। तो आप खाते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता, आपका सेल्फ लव कम हो जाता है, आपका सेल्फ इमेज जो है वो खराब हो जाता है। अरे क्या करेंगे यार, जिंदगी बेकार हो गया है, जिम जाके क्या करेंगे, एक्सरसाइज करके क्या करेंगे, अच्छा खा के क्या करेंगे, लोग से मिलके क्या करेंगे, सब तो बर्बाद हो गया। तो ऐसा सोच जब होने लगता है तब समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और कई बार ऐसे स्थिति में जब डिप्रेशन बढ़ जाता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, उसमें लगता है कि यार अब तो सब खत्म हो गया, कुछ भी अब बचा नहीं है, उसको रास्ता समझ ही नहीं आता है उस व्यक्ति को, उस युवा को कि अब किधर जाना है। ऐसी स्थिति में कई बार जो है बच्चे आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। क्या डिप्रेशन के सिम्टम्स बिल्कुल क्लियर हैं? क्या वो इजीली दिखाई देते हैं? हाँ, अगर आपको लगता है कि आप 14 दिनों से ज़्यादा यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा आपके व्यवहार में परिवर्तन आया है, आप सुस्त रह रहे हैं, आपको जो काम पहले आसानी से कर रहे थे वो काम करने में आपको दिक्कत हो रही है, आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, आपको तनाव बहुत ज़्यादा रह रहा है, आपको लगता है कि नहीं पहले खेल रहे थे, जा रहे थे काम पे, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, इनफैक्ट जो पति पत्नी का संबंध होता है उसमें भी आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे डिप्रेशन का सिम्टम्स मेरे अंदर आ रहा है। और एक चीज़ है, लगता है कि ज़िंदगी बेकार हो गई, मैं नकारा हूँ, मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया ही नहीं हूँ, तो आपको सारे तरफ से सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आपके मन में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे या जिसको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको डिप्रेशन का वो शिकार हो रहे हैं जी। ये तो हो गई कि अवसाद की बात, लेकिन दूसरी तरफ एक और शब्द हम सुनते हैं मैनियाक।
जिसमें इसके बारे में तो तकनीकी जानकारी आप ही बता सकते हैं, क्या है ये मानिया? ये डिप्रेशन का बिल्कुल उल्टा है। अगर डिप्रेशन को हम अवसाद बोलते हैं तो मेनिया को हम उन्माद बोलते हैं जी। जैसे हमने पहले भी बात करी इस बारे में, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, एक अजीब एकदम खुशी ज़्यादा, बिना मतलब के चेयरफुल रहना, अरे जहाँ जाए गाना गाते हुए जा रहे हैं और किसी का परवाह नहीं कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ मतलब बेस्ट हूँ, वॉट एवर आई एम डूइंग आई एम द बेस्ट। पैसा जहाँ 2 देना है वहाँ 20 खर्चा कर रहे हैं, जहाँ 1 सामान लेना है वहाँ 25 सामान ले रहे हैं। क्या ये भी सीरियस बीमारी है? क्या इससे भी ये भी सीरियस बीमारी है। और एक बीमारी होता है उसको बोलते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, यानी हिंदी में बोले तो उसको बोलेंगे द्विध्रुवीय दिक्कत। इसमें कई बार पेशेंट जो है डिप्रेशन में चला जाता है, यानी सुस्त हो जाएगा बिल्कुल, और कई बार एकदम फास्ट हो जाएगा। मेनिया उसके अंदर मेनिया या हाइपोमेनिया, मेनिया से थोड़ा कम होता है हाइपोमेनिया, मतलब उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम होता है, तो कई बार मेनिया या हाइपोमेनिया में भी जा सकता है। ये भी एक गंभीर किस्म का मानसिक रोग है। और ये सारी चीजें स्वास्थ्य पर असर डालती हैं? बिल्कुल असर डालती हैं जी। किसी भी तरह का जो मानसिक रोग है वो कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक रोग अगर किसी को है तो उसका स्वास्थ्य जो है गड़बड़ है, और इसके चलते शारीरिक स्वास्थ्य पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जी। और कई बार जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि लोग गूगल बहुत ज्यादा, मतलब किसी भी चीज है आज सोशल मीडिया पे सर्च किया और उसके बारे में खुद से ही ट्रीटमेंट करने लगे, तो कई बार जब मानसिक रोग की बात आती है तो इतनी जानकारियां इंटरनेट पर अवेलेबल हैं कि वो पढ़ करके लोग साइकोडेलिक खरीदते हैं और उसका कंजम्पशन शुरू कर देते हैं। इसके बारे में भी आप विस्तार से जानकारी दें। बिल्कुल। अब बहुत सारी भ्रांतियां हैं मानसिक रोगों को लेकर या इनके इलाज को लेकर। जैसे कुछ उदाहरण देता हूं कि मुझे क्या ये लाइफ लॉन्ग दवाई खाना पड़ेगा? ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपने चिकित्सक के मार्गदर्शन में दवाई खाते हैं तो हम लोग धीरे धीरे, हाँ थोड़ी लंबी अवधि तक चलानी पड़ सकती है, पर धीरे धीरे हम इसको कम कर सकते हैं दवाओं को। और ये तो नींद का दवा है, इससे मुझे आदत लग जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जो दवा आपके डॉक्टर आपको लिखते हैं वो नींद की दवा नहीं है, उसको धीरे धीरे हम लोग कम करके बंद कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी दवाएं आ गई हैं मार्केट में, डिप्रेशन की या मेनिया की या स्किज़ोफ्रेनिया की या एंजाइटी, ओसीडी, जो भी मानसिक रोग है। हमने पहले भी बात की कि ये हर मानसिक रोग में आप ये नहीं कर सकते कि आदमी पागल है जी। सो अब ये समय आ गया है कि हम इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग चेंज करें जी। और ये जो है कि हाँ ठीक है, जो साइकोडेलिक है ये तो हमेशा आप डॉक्टर की कंसल्ट से ही लें, कोई भी जो दवा है वो तो बिल्कुल भी अपनी मेडिकेशन को अपनी सलाह अपनी मर्जी से ना लें जी। ये हमेशा ही खतरनाक हो सकता है किसी के लिए भी। और जब बात आती है कि चलो ये तो एक, और कई बार है ना कि ये तो एक मेडिसिन की बात हो गई, लेकिन युवाओं में नशा एक समस्या है जो कि कहीं ना कहीं पैशन से, स्टाइल से या जस्ट क्यूरियोसिटी से शुरू होता है। तो नशे से अपने आप को दूर रखें, या फिर अगर उसमें चले गए हैं तो क्या उसको अपने लेवल पे वो रेस्क्यू बाहर निकल सकते हैं उन चीज़ों से? बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। अब जब आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, आप उनकी बात को सुनिए, आप उनको एक चीज़ समझाइए कि नशा हमारे लिए अच्छा नहीं है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या शारीरिक नुकसान है, क्या मानसिक नुकसान है। जब वो बच्चा समझेगा, थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज आपके शरीर को आदत लग जाती है नशा करने की, तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर अच्छे से हैंडल किया जाए तो आप अपने लेवल से कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो अच्छा होगा आप किसी विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह लें जी। ये तो युवाओं से तो बात हो गई, अब थोड़ा हम लोग बड़े युवा की तरफ जाते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि शादी एक मेजर चेंज है किसी के भी लाइफ में। आजकल शादी के बाद भी कुछ ड्रास्टिक चेंजेस देखे जा रहे हैं, पहले भी थे, आज वो हम सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा जानते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डिवोर्स केसेस हैं। तो डिवोर्स जब भी होता है तो उसमें मेल फीमेल दोनों ही सेपरेट हैं, क्या असर होता है दोनों के दिमागों पर, और कौन ज़्यादा सफ़र कर सकता है? ये अगर मैं कहूँ तो शायद वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, लेकिन हाँ, क्या क्या असर होता है एक डिवोर्सी के दिमाग पर, क्या हो सकता है? देखिए, जैसे एक सिक्का का 2 पहलू होता है, उसी तरह डिवोर्स में भी 2 पहलू होते हैं। ऐसा कहना कि सिर्फ महिला ही हर बार सफर करती है, ऐसा उचित नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनकी बीवी से वो परेशान हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब एक रिलेशनशिप में थोड़ी स्पेस होना चाहिए, थोड़ा प्राइवेसी होना चाहिए, और हम एक दूसरे का सम्मान करें। अगर आपका पार्टनर कुछ कहता है, आप उसकी बात को सुनिए, करना नहीं करना आपके ऊपर है, थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए उसको, चाहे वो फीमेल है या मेल है, ये दोनों पे लागू होता है। और डिवोर्स का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है, अगर बच्चे हो जाते हैं तो उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो एक बार अपने बच्चों के बारे में सोचिए। मेरा कहना ये नहीं कि ऑलवेज आप देखेंगे कई बार जब डिवोर्स के केसेस जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट उनको टाइम देता है कि आप लोग सोचिए, सोच विचार के। डिवोर्स इज नॉट लाइक
खत्म। लेकिन कई बार मामला इतना आगे बढ़ जाता है, जो अभी हमने कुछ दिन पहले बैंगलोर की एक घटना देखी जो कि बहुत ही त्रासद थी। एक बच्चे की को जान गंवानी पड़ी इस वजह से। जी, ये एक तरह से उस माँ के मेंटल डिप्रेशन का ही रिजल्ट बिल्कुल कहा जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। तो आप लोग जरूर सोच विचार करें और थोड़ा स्पेस दें। अब कहाँ हैं, किससे बतिया रहे हैं? कुछ दिन पहले मेरे पास एक दंपत्ति आए, तो पति अच्छी जगह गवर्नमेंट जॉब में है और पत्नी हमेशा बोलती वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल पे दिखाओ किससे बतिया रहा हो, पीछे कौन है बैठी हुई, वो दिखाओ उसको। कितना खराब लगता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में है और वीडियो कॉल पे देखो ये पीछे ये है। तो ऐसा ना होने दें आप। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर रहे हैं या कर रही हैं, तो प्लीज आप अपने मन में झांके, और अगर लगता है आपको कि आपको किसी की जरूरत है तो आप उनसे बात करें। जी बिल्कुल, ये तमाम जानकारी तो डॉक्टर ने दी। एक बार हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कहें कि अपने मन को, अपने तन को बैलेंस बनाए रखने के लिए उनको क्या करना चाहिए। एक मेडिटेशन की बात तो आपने कही, लेकिन ओवरऑल मेरा कहना है कि आप अपने लोड जो अपने ऊपर लेते हैं ना, सेल्फ एक्सपेक्टेशन का बोझ, इसको कम करें। और ऐसा नहीं कि सारी दुनिया को आपने थाम रखा है, हमारे आने से पहले भी दुनिया थी, हमारे जाने के बाद भी रहेगी। तो अपने आप को टेंशन फ्री रखें, केयर फ्री रखें, और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को आप बीच से कॉल करते रहें। उनका सपोर्ट सिस्टम होना बहुत आवश्यक है। और अगर आप संगीत के प्रेमी हैं तो अच्छा मधुर संगीत सुने, जिससे आपका पल्स रेट वगैरह अच्छा रहे, आपका दिमाग रिलैक्स रहे। और ऐसा वाला संगीत नहीं बिल्कुल आपको विचलित कर दे रहा है। संगीत कई तरह के शांत संगीत, जो मधुर संगीत हो उसको सुने, और पॉजिटिव रहें, और जहाँ जाएं पॉजिटिविटी फैलाते रहें। दूसरों की मदद करने का जज्बा रखें, लोग भी आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सुना कि डॉक्टर ने कितनी सारी बातें बताई कि आप किस तरह से अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं और उससे आपका तन भी अपने आप स्वस्थ रहेगा। और जैसा कि कहा कि आप अपने आप को हल्का रखें। आपके पहले भी दुनिया थी, आपके बाद भी ये दुनिया रहेगी। यानी कि आप अपने आप को हमेशा उसी तरह से रखें कि इस दुनिया में आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। और एंग्जाइटी या डिप्रेशन अगर आपको है तो जल्दी से जल्दी मनमोहक चिकित्सक से आप बात करके अपनी उस समस्या को सुलझा सकते हैं। डॉक्टर गौरव, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। इसी के साथ यह कार्यक्रम यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।